जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग आपके लिए डिस्कशन लेके आए हैं अपना फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 54 का। और हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ यूरोपियम, लेंथेनम, लूटेशियम, येट्रिबियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेटेस। तो अभी आप लोग को ये पता है कि लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस मोस्टली डिक्रीज करती जाती है। तो अभी हम लोग को इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है लेंथेनम, और फिर लेंथेनम के बाद हमारा आ जाएगा सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम और यूरोपियम। यूरोपियम आ जाएगा, और यूरोपियम के बाद फिर हमारा येटरबियम आ जाएगा, और येटरबियम के साथ सबसे लास्ट में लूटेशियम आ जाएगा। अब ये चार हमारे पास हैं, इनके 3+ हमें आयंस बनाने हैं, सबके सबके 3+ आयंस बना लिए। और ये जो ऑर्डर होगा आयनिक रेडियस का ये डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट हम लोग जा रहे हैं। ये लेंथेनॉइड सीरीज का स्टार्ट है और लूटेशियम लास्ट है। अब इसमें हम लोग को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो हम लोग इसको अगर रिवर्स कर लेते हैं तो Lu3+ से ज़्यादा Yb3+ और Yb3+ से ज़्यादा Eu3+ और Eu3+ से ज़्यादा La3+। तो हम लोग अगर इसमें देखें कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो Lu3+ से ज़्यादा Yb3+, फिर उससे ज़्यादा Eu3+, फिर La3+। तो दैट मीन्स यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दो हमारे सामने स्टेटमेंट है, हमें पता करना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बोथ आर स्टीम वोलाटाइल। तो ये यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल नहीं है। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग इसको स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये गलत हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, सो इट इज लेस वोलाटाइल। तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये मोर वोलाटाइल होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पे लेस वोलाटाइल लिख दिया इन कंपेरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो हमारा 47 का फर्स्ट ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो FeH2O6 2+ में हमारा Fe2+ आयन है, हमारे पास Fe2+ आयन है, और Fe2+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में 3d6 4s0 मिलेगा। तो 3d6 4s0 मिला सर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। और जब कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लेंगे तो अभी यहाँ पे क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए n बराबर यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आना चाहिए। अब FeCO5 की बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Fe की 0 है। तो Fe की जब 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो 1s2 से स्टार्ट होगा और 3d6 4s2 आ जाएगा। अब 3d6 4s2 जब आ जाएगा और इसको हम लोग बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए था, बट CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मतलब उसको हम लोग
FeCO5 में हम लोग इसमें जो हाइब्रिडेशन करते हैं वो DsP3 लेते हैं, बट वो जो D अंदर वाला होता है वो Z² होता है। तो इसकी वजह से ये हमारा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। सो अब यहाँ पर हमने इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 कर दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका 0 हो गया। अब FeCN62 माइनस, तो FeCN62 माइनस में Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो +4 आएगी। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि -2 इक्वल टू में -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 से -2 यानी कि +4 आ गई। अब Fe का अगर आपने +4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, Fe4+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो 1s2 से जाएंगे और 1s2 से जाने के बाद हम लोग को 3d4 और 4s0 मिल जाएगा। अब 3d4 को आप देखिए लिगेंड कैसा लगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब पहले 1 2 3 4 था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा पीछे। इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ये पेयरिंग हो जाएगी और अपन लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। ये देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद ये FeH2O होल 6 3+ है, जैसा कि ये फर्स्ट में +2 था, यहाँ +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो इसमें जो लास्ट में हमको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो 3d5 मिलेगा। और क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेंगे, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगा लेते हैं। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले फोर्थ के आ जाएंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फर्स्ट के आ जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड के आ जाएंगे और फिर हमारा सेकंड के आ जाएंगे। तो इस तरह से फोर्थ से कम फर्स्ट, फोर्थ से कम फर्स्ट, फर्स्ट से कम थर्ड, थर्ड से कम सेकंड। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग ने इसको अच्छे से किया होगा। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग इसमें जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। असर्शन रीजन का है सुक्रोज इज अ डायासेक्राइड एंड अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये मालूम है हमें कि सुक्रोज डायासेक्राइड है, और ये भी मालूम है ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़कर बाकी सब रिड्यूसिंग होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि सुक्रोज इज डाइसेक्राइड एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सही है स्टेटमेंट। और सुक्रोज इन्वॉल्व्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज, तो ये बात गलत हो गई, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज होना चाहिए, एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में होना चाहिए था बीटा और ग्लूकोज में होना चाहिए था अल्फा। तो ये बात रॉन्ग हो गई, दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हमको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग ने सेकंड किया। एक कन्वर्जन है, ये टॉलीन है हमारा, टॉलीन बना लेते हैं C6H5CH3, और ये टॉलीन का हम लोग ने रिएक्शन कराया है KMnO4 के साथ। तो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया, सब बच्चे लोग जानते हैं कि KMnO4 C6H5CH3 को बदल देगा C6H5COH में। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। हालांकि पूरी बात तो ये है कि यहाँ पर KMnO4 के साथ KOH होना चाहिए, और KMnO4 KOH अगर होता तो ये पहले यहाँ पर पोटेशियम बेंजोएट बनता, फिर पोटेशियम बेंजोएट की हाइड्रोलिसिस करते, तो हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजोइक एसिड बन जाता। लेकिन ये KMnO4 लिख देने का सेंस भी है कि ये पॉसिबल है, बिकॉज अल्कलाइन KMnO4 से तो होता ही, एसिडिक KMnO4 से भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का KMnO4 लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। तो ये हमारा X हो गया। अब हम लोग ने इसमें SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, SOCl2 के साथ देखिए क्या बन रहा है। SOCl2 के साथ हमको बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड बन जाएगा C6H5COCl। अब ये बेंजोइल क्लोराइड मुझे मिल गया। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन पैलेडियम और BeSO4 की प्रेजेंस में, यानी कि रोजन बॉन्ड रिडक्शन,
रोजनमुंड रिडक्शन, तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C6H5CHO। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें है, ये बेंजल्डिहाइड है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच एल्केन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हेक्सेन में 6 कार्बन है और 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन में भी 6 कार्बन है, 3 मेथिल पेंटेन में भी 6 कार्बन है, 2,3 डाईमेथिल सब में 6 कार्बन है। तो सब में 6 कार्बन है, तो हमारा मोलर मास से बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमें ब्रांचिंग देखनी पड़ेगी। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर मोलर मास सेम है तो फिर हम लोग ब्रांचिंग देखेंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हेक्सेन है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन में 1 2 3 4 2 2 सॉरी डाईमेथिल ब्यूटेन, इसमें 2 ब्रांचिंग आ गई, और 3 मेथिल पेंटेन में 1 2 3 4 5 एक ब्रांचिंग आ गई, और 2,3 डाईमेथिल में फिर से 2 ब्रांचिंग आ गई। तो सबसे लीस्ट ब्रांचिंग हेक्सेन में है, तो हेक्सेन का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की डिमांड की गई। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है एनलीन के डेरिवेटिव्स की। तो हम लोग को नहीं, सब एनलीन के डेरिवेटिव्स नहीं है, ए और बी एनलीन डेरिवेटिव्स हैं, और जो सी है वो एक एलिफेटिक अमीन है, यानी कि बेंजिल अमीन है। तो अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में ये तो क्लियर है कि जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो मोर बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक अमीन्स के या एनलीन के। तो ये तो सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब जहाँ तक ए और बी की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की है, तो ये जो मेथिल ग्रुप है ये प्लस एच इफेक्ट डाल रहा, और ये जो मेथिल ये क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है, और ये जो मेटा पोजीशन पे ये प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है। अगर प्लस एच और प्लस आई को कंपेयर करें तो प्लस एच का बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है प्लस एच। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेथिल ग्रुप जस्ट बगल में है NH2 के, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रोटोनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक तरफ तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस से बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा, तो फाइनली क्या है, इसके अंतर्द्वंद के चक्कर में ये बी वाला इससे थोड़ा सा स्लाइडली ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस हम लोग ने दे दी है, और ये ए हमारा सबसे कम हो जाएगा, तो सी से कम बी होगा, बी से कम ए होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे सामने 4 कार्बोनेट हैं, कार्बोनेट नहीं अलग अलग कंपाउंड हैं, 1 2 3 4 5, और मुझे बताना 6, और मुझे बताना नॉन प्लानर कौन कौन है। प्लानर और नॉन प्लानर डिसाइड करना है, तो चलो बना के देख लेते हैं। देखो ये कार्बोनेट सबसे पहले आया, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये प्लानर है, P फॉर प्लानर हो गया। फिर हमारा ASO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, AS होगा और इसमें 3 ऑक्सीजन होंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें अगर देखोगे तो sp3 हो जाएगा, और ये नॉन प्लानर हो गया, नॉन प्लानर हो गया। इसी तरीके से XCO3 की बात करोगे तो XCO3 में क्या हो जाएगा, जेनॉन है, 3 ऑक्सीजन है, और तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ लिए हुए, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इस तरीके से ये भी हो गया नॉन प्लानर, नॉन प्लानर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है ClO3, तो ClO3 का फिगर बनाते हैं, तो ClO3 का फिगर बनाते हैं। तो ClO3 में
ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, ये भी अगर आप देखो ClO3 में भी, तो आपका ये हमारा sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो रहा, और इस तरीके से ये भी हमारा नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। और BO3 माइनस इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, BO3 माइनस इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और ये यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तो ये सर हो जाएगा प्लेनर। और साथ में हमारा आ गया SO3 2 माइनस का ये स्ट्रक्चर होगा, फिर से sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, और ये हो गया नॉन प्लेनर। अब देखो भाई, मुझे पहचानना क्या है, मुझे पहचानना नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर ये है मेरा, नॉन प्लेनर ये है, और नॉन प्लेनर ये है, और नॉन प्लेनर ये है, चार है मेरे नॉन प्लेनर। तो ढूंढिए, ASO3 यहाँ पर है, XCO3 भी यहाँ पर है, ClO3 भी यहाँ पर है, और SO3 2 माइनस भी यहाँ पर है। इसमें देखो कार्बोनेट आ गया, जो प्लेनर है नहीं हो पाएगा, कार्बोनेट आ गया, प्लेनर नहीं हो पाएगा, कार्बोनेट आ गया, तो इसलिए 53 का फर्स्ट करना चाहिए, 53 का हमारा फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, assertion है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। तो ये बात सही है, अगर आप सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन छोड़ दें, यानी कि आपका फ्लोरीन क्लोरीन छोड़ दें, आपका नाइट्रोजन फास्फोरस छोड़ दें, आपका ऑक्सीजन सल्फर छोड़ दें, तो ये पी ब्लॉक में अगर सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन छोड़ दें, तो नीचे जाने पर लेस नेगेटिव होती चली जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि असर्शन आ गया, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही, क्यों होती जा रही है? क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमें इंट्रोड्यूस करना है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता जा रहा है, तो ZeFF कम है, ZeFF कम है तो इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना मुश्किल है, शील्डिंग भी ज्यादा है, ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि ZeFF का घट जाना, शील्डिंग का बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूर हो जाना, ये सब पॉसिबल रीजन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डिक्रीज होने की वजह से, डिक्रीज होने का कारण है या लेस नेगेटिव होने का कारण है। तो यहाँ रीजन है साइज ऑफ द एटम इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये भी एक रीजन है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट रीजन भी हो सकता है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ड्यू टू द लेस ZeFF जो फाइनल इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो वो भी सही हो सकता था, या फिर वो कह देता मोर शील्डिंग इफेक्ट टू द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑन एडेड इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सही हो सकता था। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन में असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr2O7 स्ट्रक्चर? तो Cr2O7 का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। Cr2O7 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, एक सेंटर में ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे बीच अगल बगल दो क्रोमियम को जोड़ लेता है, ये लॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसी में हमारे ये तीन ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं, ये तीन ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, यानी इन पे माइनस चार्ज होता है। ये स्ट्रक्चर है Cr2O7 का, Cr2O7 का ये स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें इट हैज नाइदर क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड, सही बात है, नॉर ओ बॉन्ड, ये भी सही बात है, डायरेक्ट ओ बॉन्ड नहीं होता है, तो ये फर्स्ट वाला मुझे सही लग रहा। इट हैज वन Cr बॉन्ड, गलत हो गया। इट हैज नो क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड, हैज 6 ओ बॉन्ड, गलत हो गया। और इट हैज वन क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड और 7 CrO, ये भी गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर मैं करूंगा फर्स्ट आंसर मैं इसका करूंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे।
क्या लिख रहा है, द सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड, नो मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि 0 है, एंड 2 रेडियल नोड, रेडियल नोड 2 है, रेडियल नोड 2 है। अब इससे मुझे ऑर्बिटल पहचानना है। तो देखो आपको ये बात तो पता है कि एंगुलर नोड मीन्स होता है एल, एंगुलर नोड मीन्स होता है एल, और एल बराबर 0 है, तो एल बराबर 0 किसके लिए होगा, एल बराबर 0 एस ऑर्बिटल के लिए होगा, तो ये यहाँ पे एस होना चाहिए, तो ये दो तो गलत हो गए पी वाले। अब आप जैसे कि रेडियल नोड 2 है, एंगुलर नोड 0 है, तो टोटल नोड पता कर लीजिए, टोटल नोड क्या हो जाएगा, 0 + 2 = 2, और टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1। सो सर ये n = आ जाएगा 2 + 1 = 3, तो ये n बराबर 3 हो गया, तो ये 3s हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो इस तरह के क्वेश्चन में एलिसाइक्लिक कंपाउंड का यहाँ पे हमको IUPAC नेम लिखना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले और नंबरिंग आपको करनी हो, तो सबसे पहले आपको पीरियोरिटी देखनी होती है, पीरियोरिटी आप देखेंगे, और पीरियोरिटी के बाद आप जो हाईएस्ट पीरियोरिटी ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर पे रखेंगे या नंबर 1 रखेंगे, और फिर मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग को, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो हमारे साइड चेन है उनको हम लोग लेके आते हैं, साइड चेन। अब साइड चेन में हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, और हमारी जो ऑर्डिनरी जो साइड चेन है जिनके ऑलवेज प्रीफिक्स बनते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको नंबर 1 देंगे क्योंकि COH की पीरियोडिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर नंबर 2 इसको देंगे क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कि डबल बॉन्ड और OH में OH की पीरियोडिटी ज़्यादा होती है, तो बस ये मिस्टेक नहीं करना, यानी कि आपको पहले नंबर 1 पीरियोडिटी को चुन लेना, और नंबर 1 पीरियोडिटी के बाद अगर रिंग में आप जा रहे हो तो रिंग में आपको मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना, और मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने के बाद जो हमारे फंक्शन ग्रुप या साइड चेन बची हैं उनको हमें फिर नंबरिंग करना है, और उनको हमें लोएस्ट लोकेंट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पर इस साइड चेन में अब लोएस्ट लोकेंट सेट लगेगा, और अगर लोएस्ट लोकेंट सेट से भी फैसला ना हो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर, फिर तीसरे नंबर पे लोएस्ट लोकेंट सेट को ध्यान रखना है, चौथे नंबर पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को ध्यान रखना है। पहले 2-3 में ही फैसला हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा 4, 5, 6। अब जो नेमिंग लिखेंगे जैसे ब्रोमो और OH में, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, तो ब्रोमो को पहले लिखना, तो 4 ब्रोमो यहाँ पे है, यहाँ 2 ब्रोमो नहीं सही होगा, 3 ब्रोमो नहीं सही होगा, तो 4 ब्रोमो सही होगा। और 4 ब्रोमो के बाद यहाँ 2 हाइड्रोक्सी है, कोई मतलब नहीं, ये तो तब होता है जब हम लोग उस तरह से आते हैं कि सबसे हाईएस्ट पीरियोडिटी COH की है, सेकेंड पीरियोडिटी OH की है, तो भाई OH की तरफ चलना है, तो वो प्रोसेस गलत होता। तो इसलिए यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी आ गया है, वो गलत हो गया, 2 हाइड्रोक्सी आ गया, ये गलत हो गया, बचा ये 4 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स, 2 पे ईन है और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। ये बहुत आसान है, बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। देखो नियॉन नोबल गैस है, ये मॉलिक्यूल बनाता नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0। N2 सब लोग जानते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है स्ट्रक्चर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। और फिर O2 में O डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका होगा 2। और फिर यानी R, और F2 का F सिंगल बॉन्ड F बनता है, तो इसका हो जाएगा P, यानी कि फर्स्ट का होगा 0, तो फर्स्ट का 0 यानी S, तो फर्स्ट का S यहाँ भी है,
फर्स्ट का एस यहाँ भी है, सेकंड का मुझे मिलना है क्यू, तो सेकंड का क्यू यहाँ है, सेकंड का क्यू यहाँ है। थर्ड का मुझे मिलना है आर, तो थर्ड का आर यहाँ है, थर्ड का पी यहाँ है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैं जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 58 में मैं करूँगा फर्स्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 59 में हाइड्रोलिसिस कराइए, तो हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे बन जाएगा एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का हाइड्रेशन कराएंगे HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेरे को एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ये एसिटल्डिहाइड कंपाउंड बी है। एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये पूछा डज नॉट गिव, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आइडोफॉर्म टेस्ट देता है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड हमारा टॉलेंट टेस्ट देता है, तो फिर ये नहीं हो सकता। ब्लू कलर विद न्यूट्रल FeCl3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिनॉल के साथ वायलेट कलर FeCl3 का आता है और कार्बोक्सिलिक के साथ बफ कलर आता है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा और बोथ ए एंड बी का मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसके साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर इस कंपाउंड में कोबाल्ट है, सल्फेट है, अमोनिया है, बट यहाँ बाहर Cl है, वहाँ बाहर Br है। तो जो आइसोमरिज्म की पहली शर्त होती है वो ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफर कर रहा है, तो इसमें कोई भी आइसोमरिज्म नहीं होगी, इसलिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगाइए, -2.303, उसके अलावा आर टी लॉग के पी वैल्यू पुटअप करिए। -2.303 आर, क्योंकि यहाँ पर मुझे यूनिट किलो जूल में दी है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ और टी बच्चा देखो कितना दिया 25, बट हम केल्विन में रखते हैं तो 298 हो जाएगा। 298 और लॉग 4.42 इंटू 10⁻⁴, 4.42 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व आप करेंगे, तो सॉल्व करने पर मैं देख लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ 4.42 का लॉग, तो 4.42 का लॉग ले लिया तो मेरा आ गया 0.6454, 0.6454। अच्छा, ये जब अंदर लॉग जाएगा तो ये +4 log 10 हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो इसमें 4 ऐड कर लेते हैं, तो 4 ऐड कर लिया तो 4.64 आ जाएगा। तो इसका जो पूरा वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 4.6454। अब 4.6454 में इसको 10 - 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 0.298 और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.314 और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303, फाइनली आ रहा है 26.50, तो यहाँ पे -26.50 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो देखिए बच्चा, इसमें 61 का फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इन करेक्ट कोड रिगार्डिंग शेप, ठीक है, बना लेते हैं N3-, तो N3- को ऐसे बनाएंगे अपन लोग, ये N पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, ऐसा देखो। N पे प्लस चार्ज आ गया तो कार्बन लाइक 4 बॉन्ड बनाएगा, N पे माइनस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन लाइक 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर, तो ये लीनियर है। Cn होल ट्वाइस, अब Cn होल ट्वाइस की बात अगर करें तो अब C वो कह रहा है कि इनकरेक्ट मांग रहा, तो ये भी सही है। C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, तो ये लीनियर होगा।
उसके बाद ICl2 माइनस, आई पे ऐसा करो माइनस रख लो, तो आई पे माइनस रख लोगे तो जेनॉन बन जाएगा, और 2 Cl आ जाएंगे इसके साथ, और इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो ये तीनों लीनियर हो जाएंगे। तो ये तो सही लिखा हुआ, वो कह रहा है इनकरेक्ट चाहिए। अच्छा, CH3 माइनस पिरामिडल है, CH3 माइनस पिरामिडल है, बिल्कुल ठीक। NH3 पिरामिडल है, NH3 पिरामिडल है, XCO3 पिरामिडल है, ये भी सही है। तो मुझे तो इनकरेक्ट चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर CH3 प्लस ट्राइगोनल प्लेनर है, CH3 प्लस में sp2 हाइब्रिडेशन है, CH3 फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी बिल्कुल ठीक भाई, sp2 हाइब्रिडेशन। CH3 माइनस पिरामिडल है भाई, ये पिरामिडल है। अब ये पिरामिडल हो गया और यहाँ पर हमको चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। SiH4 टेट्राहेड्रल है, XCO4 टेट्राहेड्रल है, PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल है। तो इनकरेक्ट में मेन इनकरेक्ट ये हो गया सर, क्योंकि ये पिरामिडल है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन 2 हाफ सेल, ये बात सही है, सबने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ा होगा। सॉल्ट ब्रिज के 3 मेन फंक्शन होते हैं, पहला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, दूसरा एक हाफ सेल के आयन को दूसरे हाफ सेल में जाने में हेल्प करना, भेजना नहीं, दूसरे हाफ सेल में जाने में हेल्प करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ZnSO4 और कॉपर सल्फेट का सेल बन रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल बन रहा है, तो जैसे जैसे हमारा एनोड हाफ सेल में Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ेगी तो Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एंटर करेगा और दूसरी साइड से कॉपर हाफ सेल में हमारे 2K+ निकल जाएंगे। अगर सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने KCl लिया हुआ है या KNO3 लिया हुआ है, तो बेसिकली Zn नहीं जाएगा एनोडिक हाफ सेल से कैथोडिक हाफ सेल में, एनोडिक हाफ सेल से एंटर करेगा और कैथोडिक हाफ सेल में निकलेगा कौन, कैथोडिक हाफ सेल में निकलेगा K+, तो वो यहाँ पे लिख रहा है। और तीसरा होता है जंक्शन पोटेंशियल को रोकना, तो सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर आयन ऑफ वन सोल्यूशन इनटू अदर सोल्यूशन, तो सॉल्ट ब्रिज एक के आयन को दूसरे में भेजता नहीं है, हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उधर से लेगा और दूसरी जगह, जैसे आप बैंक में जो पैसे जमा करते हो, आपके मम्मी डैडी जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, आप जब ATM से निकालते हो तो वही पैसे नहीं होते जो आपके मम्मी डैडी ने जमा किए, बट आपको मिल जाते हैं और काम बन जाता। तो अभी यहाँ पर ये वाला तो सही है और ये वाला गलत है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन 2 हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर आयन ऑफ वन सोल्यूशन इनटू अदर सोल्यूशन, और दोनों को, ये दोनों सोल्यूशन को मिलने नहीं देता सॉल्ट ब्रिज की, यही खास बात होती है। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो 63 का मैंने किया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। हेनरी लॉ इक्वेशन आप जानते हो, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब देखो, अगर प्रेशर सेम हो तो जितना सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी हेनरी कांस्टेंट उतना कम होगा। अब पार्शियल प्रेशर हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन ड्रॉ कर ली है, इसमें हम लोग ने सब में पार्शियल प्रेशर सेम कर दिया। अब यहाँ पर आए, एक ये, फिर ये और फिर ये। अब देखिए सॉल्युबिलिटी O2 की सबसे ज़्यादा, तो O2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा तो KH सबसे कम होगा,
तो O2 का KH सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा N2 का KH होगा, उससे ज़्यादा He का KH होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार आया हुआ है। आपको K की वैल्यू दे रखी है और आप ऐसा करिए रिएक्शन कोशिएंट Q निकालिए। तो Q इक्वल टू हो जाएगा B का एक्टिव मास, C का एक्टिव मास, A के एक्टिव मास की पावर 2। तो यहाँ पर 3 × 10⁻⁻4 की पावर 2 और यहाँ भी 3 × 10⁻⁻4 की पावर 2, क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम है। तो बच्चा ये जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो Q 1 है और K 10⁻³ की रेंज में है। दैट मीन्स K से ज़्यादा है Q, और जब K से ज़्यादा हो Q तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग सही मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है हमारा CO मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लिगेंड, इट एक्सेप्ट लोन पेयर इन विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए इसमें यहाँ पे पूछ ये रहा है कि CO एक लिगेंड है और ये अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, और उसी समय मेटल से इलेक्ट्रॉन CO लेता है सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू, और इससे हम लोग पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं। और ये NCERT में साफ लिखा हुआ है कि ये एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4th है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4th। वैसे भी आप ये भी देख सकते हो CO के टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। जब आप 14 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखते हो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 करते करते, तो लास्ट में आपको जो ये एंड होता है 14th इलेक्ट्रॉन जो एंड होता है वो हमारा एंड होगा सिग्मा 2pz पर, और इसके बाद पाई स्टार आ जाएगा, पाई स्टार 2px, तो पाई स्टार 2px खाली है तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये कन्वर्जन है हमारा। यहाँ पर ये A में देखो डायएजोटाइजेशन हो रहा है, तो ये C6H5N2Cl बन जाएगा, और HbF4 के साथ रिएक्शन करोगे तो HCl रिमूव हो जाएगा, C6H5N2BF4 मिल जाएगा, और फिर NaNO2 के साथ इसको हीट करोगे तो C6H5NO2 मिल जाएगा। तो अब बेटा देखो क्या पूछा है, B पूछा है और C पूछा है। तो B हमारा N2+BF4- है, और यहाँ फ्लोरो तो है नहीं, N2+Cl- है, N2+Cl- है, ये भी नहीं है, N2+BF4- NO2, तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम लोग का 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। कीटोन्स गिव्स DNP टेस्ट इजिली देन एल्डिहाइड। अच्छा देखो DNP टेस्ट में जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट एल्डिहाइड की कीटोन से ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट। तो जो हमारा DNP टेस्ट है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन की जो रिएक्शन है उसमें पहले हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। अब इसमें क्योंकि एल्डिहाइड की स्पीड तेज है कीटोन से, तो कीटोन गिव्स DNP टेस्ट इजिली देन एल्डिहाइड, ये गलत है। एल्डिहाइड गिव DNP टेस्ट मोर इजिली देन कीटोन, तो ये सर बात गलत हो गई। कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, ये बात भी गलत हो गई। तो दोनों बातें हमारी गलत हो गई, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो 68 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। इस तरह से बेटा हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक। आगे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्वप्निल सर। थैंक यू बच्चों। चलिए बेटा, तो
आपने 68 तक क्वेश्चन देखे रिस्पेक्टेड संजीव सर के साथ। अब इसके बाद 69 to 90 हमारे साथ। आइए, बनाना बॉन्ड्स ऑफ डाइबोरेन आर। तो डाइबोरेन में जो बनाना बॉन्डिंग होती है उसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो अगर B2S6 में हम ध्यान देते हैं तो आइए बना लेते हैं पहले एक बार। 2 हाइड्रोजन किनारों पर जुड़े होते हैं। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 एंगेज हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा और 2 हाइड्रोजन भी ओवरऑल बचे। हाइड्रोजन को यहां रखा। अब बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इधर आ गया, हाइड्रोजन वाला इधर आ गया। सिमिलरली 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, वो इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गया। तो अब जो है अगर आप देखोगे कि ये बन जाता है बनाना बॉन्ड, आप इसको देख सकते हो, है ना। ये क्या बन गया बेटा, बनाना बॉन्ड ये बन गया है, आप इसको देख सकते हो। इसी तरह से बेटा जो है नीचे भी ये जो है ये बन जाता है इस तरह से, ठीक। तो ये बनाना बॉन्ड है, ठीक, ऊपर और नीचे। तो यहां पर अगर आप देखोगे जैसे ऊपर वाले में हमने देखा, मान लीजिए टोटल तो 2 हो गए, है ना। तो अब हमने यहां पर अगर देखा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये जो बॉन्ड है ये कितने सेंटर हैं यहाँ भाई, 2 बोरॉन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 3 सेंटर है ना। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा यहाँ, 2, 3C2E टाइप बॉन्ड है। ये कैसे बॉन्ड है, 3C2E टाइप बॉन्ड है। कई बार क्वेश्चन जो है पहले पूछा जाता था कि डाइबोरेन में 3C2E टाइप बॉन्ड कितने हैं, तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, 2। तो बनाना बॉन्ड में कैसे हैं, 3C2E टाइप बॉन्ड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था, ये जो टर्मिनल वाला बॉन्ड है ये कैसा है, तो ये 2C2E बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये, 2C2E बॉन्ड है, 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये 2C2E बॉन्ड है। तो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, आपसे पूछा बनाना बॉन्ड जो हैं वो कैसे हैं, तो 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड आंसर के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग थर्ड के साथ जाने वाले हैं, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज। तो देखो इज, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है अगर हम बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के जो फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स है और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए होता क्या है इसमें, बीटा प्लेटेड में देखो जो पेप्टाइड चेन होती हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाती हैं, है ना, नियरली अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंशन, और एंड देन लेड साइड बाय साइड, और उसके कारण जो है विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसी तरह इसका और भी फॉर्म है, ठीक। अब प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसको ज़रूर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जब हम तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट रह जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी टर्शरी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है डीनेचुरेशन का, तो मुझे लगा ये बात भी आपको बतानी चाहिए, ठीक। तो इसका बेटा सेकेंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 71, आपको एक सोल्यूशन दिया है, इतने आयंस हैं ये Fe2 + Fe3 + I-, दिस सोल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन, E0 आपको दिया हुआ है। .77 वोल्ट,
0.53 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड। वी ऑल नो दैट मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड। मोर एसआरपी कहां फेवर्ड होता है? कैथोड पे। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एसआरपी ज्यादा है, मोर एसआरपी है, तो ये कहां होना चाहिए? कैथोड में। और कैथोड में रिडक्शन होता है, क्या रिडक्शन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। ये होना चाहिए फिर कहां पर? एनोड में। और एनोड में होता क्या है मेरे भाई? ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो जो रिएक्शन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? 2Fe3+ और I- का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। और ये जो है I2 बनने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसको +2I-, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये ओवरऑल है भाई, Fe3+ Fe2+ में चला गया और I- I2 में चला गया। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है। I2 विल बी रिड्यूस, तो I- ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो ये तो गलत हो गया है, क्योंकि मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड, तो ये नोट पे जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन होना है I- का I2 में, तो ये तो गलत हो गई बात। देयर विल बी नो रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत है। Fe का क्या हो रहा है? रिडक्शन। I- का ऑक्सीडेशन, ये भी गलत हो गया। I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखिए, ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है ना, तो ये बिल्कुल सही हो गई है। Fe2+ विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3+, गलत है। Fe3+ तो रिड्यूस हो रही है। तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 में। आप इसको देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग आपको दिया हुआ है। N आपको दिया है, L दिया है, M और स्पिन क्वांटम नंबर S। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो N होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, कई बार आपसे मैंने बताया है कि वो जो है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताने का काम करता है। ठीक है बेटा, N से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद एजीमेथाइल क्वांटम नंबर 1 होता है, L से जो रिप्रेजेंट होता है, वो शेप बताने का काम करता है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताने का काम करता है। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 होता है, M, तो वो ओरिएंटेशन बताने का काम करता है। ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर S, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने का काम करता है ना, स्पिनिंग का काम करता है। ठीक, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने का काम करता है। तो N देख लीजिए, N जो है अब यहां से मैच होना है। A का ये हो गया, B का 3, A का 1 और B का 3। देख लीजिए, A का 1 2 में, B का 3। थर्ड आंसर यहाँ पे बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बात करेगा, और M ओरिएंटेशन बताने का काम करता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, C का 4 और D का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। देखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि ये जो हमारे पास में मेटल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी जो लैटिस है, अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें
कुछ जगह वॉइड्स होते, ये सब वॉइड्स हैं, देखिए ये सब क्या हैं, वॉइड्स हैं, है ना, हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। तो इन वॉइड्स में नॉन मेटल को हम फिल कर देते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना। अब ये बहुत छोटी जगह होती है, तो हमने इसमें नॉन मेटल फील्ड कर दिए। अब जब नॉन मेटल फील्ड कर दिए तो न्यू अरेंजमेंट आया, उसे कहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। Ni2 भी इसका बड़ा फेमस एक एग्जाम्पल होता है ना। तो ये होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। और ये जो है ये केमिकली इनल्ट हो जाता है इसके कारण, ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दीज आर यूजली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ये तो सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। दीज आर नाइदर टिपिकली आयनिक आर कोवैलेंट, ये भी ठीक बात है। तो इसका मतलब चौथी बात गलत होगी। दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव, गलत हो गया ये, है ना, ये तो इनल्ट हो जाते हैं, है ना। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 73 बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 73 ये आपको ध्यान रखना है ना, इनल्टनेस बढ़ाने का काम करते हैं ये। तो फोर्थ आंसर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O एट, ये दिया हुआ रिएक्शन आपको, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, हाँ। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा U पूछ रहा है, तो डेल्टा U पूछ रहा है, डेल्टा H दिया हुआ है, अर्थात हमें निकालना है डेल्टा Ng सबसे पहले, है ना। तो डेल्टा Ng देखो क्या है, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1, और इधर किस, ये इसके कितने मोल हैं -3/2, तो ये हो गया -12, कितना हो गया -12 हो गया। तो अब हम जानते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, है ना। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, तो यहाँ पर ये कितना दिया है बेटा, अगर डेल्टा U हमें निकालना है तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, डेल्टा H कितना दिया -243 किलो जूल, माइनस डेल्टा N कितना हुआ मेरे भाई -1/2, R की वैल्यू 8.314। अब हमें ये किलो जूल में चाहिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, है ना। और T की वैल्यू कितनी दी है 25 डिग्री, अर्थात 298 से मल्टीप्लाई करो, 298 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। तो अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो अब दो ऑप्शन तो देखिए ऐसे ही गलत हैं, ये दो ऑप्शन तो बेटा ऐसे ही गलत है, ध्यान दो जरा। आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन, ऑप्शन देख के आप जजमेंट ले सकते हो अगर आपने ध्यान दिया होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब माइनस में कुछ ऐड करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी नहीं आएगी कि प्लस आ जाए, ये भी गलत हो गया, समझ में आया। तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया। और बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर लो इसको। तो ये सॉल्व करने पर अगर हम देखते हैं इसको, 8.314 बाई 2 इंटू 0.298 आता है ना। अब इसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आप इसको देखिएगा, मैं आपके सामने सॉल्व करके पूरा दिखा रहा हूं। हालांकि मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ये पूरा सॉल्व करने पे आता है 1.24, है ना। और ये माइनस, ये पूरा सॉल्व करने पे -243, है ना, और प्लस का 1.241, तो सॉल्व करने पे आता है माइनस का 241.76। तो नियर अबाउट सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ना। और कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, कई बार इस तरह के सवाल हम लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है बेटा, आप इसको देख सकते हो, ठीक। तो
तो यहां पे हमने आपको बता दिया कैसे सेकंड आंसर आप लगा सकते थे ऑप्शन देख कर भी। ठीक है भैया, आगे चलें। चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एच एल्केन नाइट्राइल्स गिव्स। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं डाइबल एच की, तो ये जो है एल्डिहाइड बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एल्डिहाइड बनाने का काम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल। RCHO देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 में थर्ड आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे चलें, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 76। अब यहां पे आपको करेक्शन करवाया गया बेटा, यहां पर ये 2 मोल हुआ है और ये भी ये कराया गया 2CH3I, है ना। अब आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। ये CaC2 कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन कराई, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया और A हुआ C2H2। अब इसको कैसे लिखोगे, है ना। अब यहां पे 2 Na हमने लिए हैं, तो अब यहां पर इस तरह से आप देख सकते हो, है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास में हो गया क्या? B। अब फर्दर इसकी रिएक्शन हो रहा है CH3I से, तो NaI अलग हो जाएगा, बनेगा क्या? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। देख लीजिए ध्यान से। अब PDBaSO4, है ना, तो ये सिस एल्कीन बनाने का काम करेगा, सिस एल्कीन बनाने का काम करेगा। तो देखिए सिस में एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये CH3 हो गया, ये H हो गया, तो सिस ब्यूटीन बन गया बेटा। क्या बन गया? सिस ब्यूटीन। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 76 में। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए ध्यान से। ठीक, ये आपको करेक्शन कराए गए थे, यहाँ 2 Na होगा और 2 CH3I। ठीक, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 77 की बात आइए हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 की जब हम बात करेंगे, तो SOCl2 से रिएक्शन हो रही है, फिर NH3 से, फिर NaOH ब्रोमीन से रिएक्शन होकर C बन रहा है। C आपसे पूछा है, तो SOCl2 से जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और Br तो लगा ही था। फिर फर्दर NH3 से रिएक्शन करेंगे तो ये अमाइड बनेगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं। अब फिर इसके बाद NaOH Br2 होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो CO को हटा लेंगे यहां पर, तो अब की बार ये जो है आप इसको देख सकते हो, NH2 ये Br तो है ही, तो यहां पे ये C पूछा था आपसे, तो C बेटा क्या है? 4th आंसर है, ध्यान से देख लीजिए, 4th आंसर है। ठीक, A है ये बेटा B है, और ये C है। आपसे पूछा क्या था? C पूछा था। तो 77 का बेटा क्या हो गया? 77 का 4th आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78 द कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल सवाल। देखिए आपको 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिए हुए थे, इनके अंदर के जो लिगेंड हैं वो एक्सचेंज हो गए मेटल के साथ, है ना। लिगेंड्स एक्सचेंज विद Cm, तो ऐसा जो आइसोमेरिज्म होता है वो पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का सेकंड ऑप्शन, है ना। सेकंड ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया,
चलिए आगे चलेंगे। और इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड BSO4 दे रहा है इतना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला आता है परसेंटेज सल्फर का 32/233 इंटू W1/W इंटू 100। यहाँ W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है और W1 BSO4 का। तो अगर हम देखेंगे 32/233 इंटू W1 कितना है भैया 0.4813 अपॉन ये कितना दिया है भैया 0.157 इंटू 100 है ना। तो यहाँ से परसेंटेज सल्फर अगर हम निकालेंगे तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो एक काम करते हैं 3200 सीधे लिख लेते हैं 3200 इंटू 0.4813 तो ये आ जाएगा कितना 1540.16 अपॉन 233 इंटू 0.157 है ना। तो ये आ रहा है 36.581। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है तो 1540.16 डिवाइडेड बाई 36.581 तो ये आ रहा है 42.10%। 42.10 तो यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है और इजीली हम लोग इसको सॉल्व भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 80 द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो PCl5 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, बिल्कुल सही बात है। कैसे होती है आइए देखते हैं। मेरे पास में PCl5 है, वी ऑल नो दैट 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर विद 0 लोन पेयर। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3d। ठीक है sp3d है भी। अब sp3d अगर है तो इसके लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। अब यहां पर अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। हम सब लोग जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले हम लोग रखते हैं। अब हालांकि यहाँ पे तो सारे सेम हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, तो आप इसको देख सकते हो। तो ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बिल्कुल सही है। द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय द मिनिमम रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के शेप में भी बहुत सारे केस बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो PCl5 में तो हमारे पास ये यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऐसी स्पीसीज होती हैं जैसे SF4 में सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है। फाइनली देखिए जो स्टेबिलिटी है उसके आधार पे हम लोग स्ट्रक्चर चेक करते हैं और कहते हैं कि रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और रिपल्शन अगर मिनिमम है तो ही जाकर जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल होता है, ठीक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो है नहीं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसके पास लोन पेयर होता तो ये इसको एक्सप्लेन कर जाता। जैसे हमारे पास में एक केस है SF4 सीसॉ शेप वाला, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3d है ना। SF4 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर sp3d। तो अब यहां पर देखिए लोन पेयर आ गया है ना। तो अब ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर इसकी जगह SF4 होता तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू हो जाता एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाता। लेकिन हम बात कर रहे हैं कहां पे, हम बात कर रहे हैं PCl5 के केस में। तो सेंट्रल एटम के पास तो लोन पेयर है नहीं, तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा।
ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। फोर्थ कब होता, जब यहां पर SF4 दिया होता, तो एक लोन पेयर भी आ जाता सेंट्रल एटम में और पूरी तरह से बात एक्सप्लेन हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है, 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू। तो आपसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा, बहुत सिंपल सवाल। हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम, तो यहां से m कितना हो जाएगा, डेल्टा टीवी बाई KB। अब डेल्टा टीवी कितना होगा, तो 354.11 माइनस 353.23 अपॉन KB 2.53। ठीक, अब जरा इसको माइनस कर लेते हैं एक बार, 354.11 माइनस 353.23, तो ये आ गया 0.88 अपॉन 2.53। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 2.53 से, तो 0.347 आ रहा है भैया। मोलैलिटी कितनी आ रही है, 0.347। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना, अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। ये कितना दिया बेटा, 0.347। ठीक, अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.80 अपॉन MW डिवाइडेड बाई 90 बाई 1000 बराबर 0.347, 1800 अपॉन 90 इंटू MW बराबर 0.347, MW बराबर 1800 अपॉन 90 इंटू 0.347, तो ये जो है ये हो जाएगा 20 अपॉन, ये 20 हो गया ना करके 0.347। सॉल्व करके देख रहे हैं, 20 अपॉन 0.347, तो 57.6 आ रहा है भैया, 57.63। तो यहाँ पे सबसे करीबी आंसर कौन है, फोर्थ आंसर सबसे करीबी निकल रहा है 81 का बेटा, फोर्थ आंसर सबसे करीबी निकल रहा है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आगे चलें, क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है, Cl हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, बिल्कुल ठीक बात है। क्लोरीन नॉन मेटल के केस में याद रखना है, जो थर्ड पीरियड के नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड नॉन मेटल से ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखना। सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा। अब ऐसा होता क्यों है, ध्यान से समझना। 2,7 है और Cl में 2,8,7 है। अब इसका साइज छोटा है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फ्लोरीन में तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और उतना रिपल्शन नहीं होगा जितना फ्लोरीन में होगा बेटा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। तो इन नॉन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज हायर देन ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन थर्ड पीरियड नॉन मेटल। यही बात मैंने ड्यू टू द लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन थर्ड पीरियड नॉन मेटल, बिल्कुल सही बात है भाई। रिपल्सन ज़्यादा किसमें होगा? फ्लोरीन है मेरे पास में, अगर इसमें मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन और आया तो इसका साइज छोटा है तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और थर्ड पीरियड वाले में अगर देखेंगे तो रिपल्सन कम होगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है रीजन और बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। तो बोथ एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो फोर्थ आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 में फोर्थ आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे।
देख लीजिए, क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है भैया। आगे चलें, आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट AC। ये तो +3 ही करता है, ये TH कर लीजिए, है ना। थोरियम ये +4 मेनली करता है, ठीक। नेपच्यूनियम जो है ये +3 से लेके +7 तक शो करने का काम करता है, और लॉरेंशियम भी +3 शो करता है। तो वैसे तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो होते हैं वो +7 शो करने का काम करते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 एक्टिनॉइड्स हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, जो +7 शो करने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर आपके सामने दिया हुआ है कौन शो कर रहा है, तो नेपच्यूनियम यही ऑप्शन में दिया, प्लूटोनियम दिया ही नहीं है। थर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 में, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 84, RCH2COH X2 रेड फास्फोरस, फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहां पर X की जगह Cl और Br हो सकती है। बहुत सिंपल सवाल, HVZ रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन है बेटा। तो कहते हैं एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हेलोजिनेटेड हो जाते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है ना। तो एसिड्स यहां पे लिख लीजिए, एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर halogenated by Cl2 or Br2 in presence of अगर हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है भैया। तो HVZ रिएक्शन पहला ही दिया है, इटाल्ड रिएक्शन नहीं, एल्डोल नहीं, कैनिजारो नहीं, है ना। इटाल्ड रिएक्शन आप सब जानते हो, बेंजल्डिहाइड बन जाती है क्रोमियम से। पहले क्रोमियम की रिएक्शन CrO2 Cl2 से होती है जिसमें क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस होने के बाद बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर तो ये तो सीधा सीधा दिया था, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। फिनॉल इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH व्हेन सैलिसल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमन टीमन रिएक्शन। बेटा क्या कहलाता है? रीमन टीमन रिएक्शन कहलाता है। देखिए मैं कर भी दे रहा हूं, ठीक, रीमन टीमन रिएक्शन है, ठीक, देख लीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल था। रोजेनमैन रिडक्शन में बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। और यहां पर तो सिर्फ यही पूछा है कि रिएक्शन कौन सी है, तो बहुत ही सिंपल सवाल फिर से 85 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, circumference of 4th Bohr's orbit in hydrogen atom is 5.32 nm. The de Broglie wavelength of electron. तो देखिए हम सब लोग जानते हैं 2 पाई r बराबर n लेमडा। आपसे लेमडा पूछा है बेटा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन n। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है? n की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5.32 अपॉन 4 बेटा। तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5.32 डिवाइडेड बाई 4, 1.33 nm आ रहा है बेटा, 1.33 nm, 1.33 nm। थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 के लिए बेटा। देख लीजिए ध्यान से, पोटेशियम डाइक्रोमेट की हीटिंग है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं तो क्रोमेट बन रहा है, ठीक बात है, O2 बन रहा है और साथ में बेटा बनता है Cl2O3
कई बार आपसे रैपिड फायर सेशन में हम पूछे आप बताओ सेशन में मैंने इसके बारे में बात की हुई है। तो बेटा Cl2O3 बनने का काम करता है ना। एक और रिएक्शन मैंने आपसे बताई थी, अगर बेटा आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो एक और रिएक्शन मैंने आपसे बताई थी, अमोनियम डाइक्रोमेट की हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट की हीट करने पे क्रोमेट नहीं बनता था, याद आ रहा है, नाइट्रोजन बन जाता था। और मैंने कहा था स्पेशल रिएक्शन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पार्ट में भी आपको वो बात हमने बताई हुई है। ठीक है, तो यहां पर 87 का बेटा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो BeCl2 भैया 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसी को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, sp2, NH3, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 107 के आसपास बॉन्ड एंगल, CH4, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp3, 109 डिग्री 28 मिनट, BF3, 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp2, 120। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल इसमें सबसे ज्यादा एक इसका होगा BeCl2 का। ठीक है बेटा, फिर बेटा BF3 का, फिर CH4 का, और फिर सबसे कम NH3 का। अब यहां पर प्रश्न है, क्योंकि यहां पे तो इसमें दिया है रोमन सिंबल्स में, तो सबसे ज्यादा पहले का, फिर बेटा फोर्थ का, पहले का, फोर्थ का, फिर थर्ड का, और फिर फाइनली सेकंड का। आप देख सकते हैं इसको, है ना, आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा पहले का, और इस हिसाब से यहां पे जो है वो सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 88 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखिए टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। कॉन्फ़िगरेशन आइए पहले लिखें। तो ये तो हो गया 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5। तो बट ऑब्वियस है इन सब में तो सबसे ज्यादा Mn की है, S का भी फुल फील्ड है, D हाफ फील्ड है बेटा। तो Mn की ज्यादा हो गई क्रोमियम से, IE1 देखिए ध्यान से, है ना। फिर इसके बाद वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। अब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो V प्लस, क्रोमियम प्लस, Mn प्लस, तो 4s1 3d2, 4s1 3d3, ये 3d5 और ये 4s1 3d5। अब की बार बेटा क्रोमियम को देखो ध्यान से, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली ज़्यादा हो जाएगी, क्रोमियम की ज़्यादा हो गई मैग्नीज से, फिर वैनेडियम, फिर टाइटेनियम, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, एक्चुअल में मैंने आपको करवाया है। क्रोमियम और मैग्नीज में पहली वाली मैग्नीज की ज़्यादा, दूसरी वाली क्रोमियम की ज़्यादा। मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते तो ये हो जाता 3d4, ये हो जाता 3d5। तो IE3 किसकी ज़्यादा होती, IE3 बेटा ज़्यादा होती फिर से Mn की, है ना। कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से करवाया भी है हमने। क्रोमियम MnVTi, थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 में। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ। आगे चलें, आगे चलें भैया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है सवाल और हम सब लोग इसको जानते हैं, है ना।
जल्दी से बताइए भाई। ये इटाल्ड रिएक्शन की बात हो रही है, तो इटाल्ड रिएक्शन की बात हो रही है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है CrO2Cl2। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमने बताया था CrO2Cl2 इस रिएक्शन में यूज होती है, अगर आपको याद हो, है ना। तो क्रोमियम का एक इंटरमीडिएट बनता है, अगर आप देखते हो ये इंटरमीडिएट है ना, और फिर फर्दर जो है बेंजल्डिहाइड बन जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है और फिर फर्दर जो है बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इंटरमीडिएट के लिए। तो इंटरमीडिएट के लिए बेटा एक ही आंसर मैच हो रहा है, वो है थर्ड आंसर। तो 90 का क्या हो गया बेटा, थर्ड हो गया। तो ये इस तरह से आपने केमिस्ट्री का पोर्शन बेटा देखा रिस्पेक्टेड संजीव सर के साथ और हमारे साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी फिर से किसी अगले सेशन में, अगले हम पूछे आप बताओ में, अगले डिस्कशन में, या अगले रैपिड फायर में, मैराथन में। ठीक है, लगातार मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।